हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउटनट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आ जाइए फटाफट से इसको शेयर कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, बिल्कुल मत भूलना। क्यों भैया, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़नी है और हिंदी पढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म आपकी उनको करेगा मदद। तो फटाफट से इसको शेयर करो और हम लोग चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। तो अगली यात्रा यानी कि दिगंत भाग 2 पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। प्रथम अध्याय ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगले अध्याय की बात करें, उसने कहा था। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा। किसने कहा था? उसने कहा था। क्लियर हो गया? चलो तो भाई उठा लीजिएगा पेन और पेंसिल, कॉपी वगैरह, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं आपके साथ साथ नोट्स भी बनवाता रहूँगा। क्लियर है? ये छोटे छोटे नोट्स आपके बड़े काम आएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो भाई एक ऐसी आदत बनाओ कि भाई पेन के साथ ही बैठो, कॉपी के साथ ही बैठो। आप जो पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते पढ़ते अपने शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बनाए तो इससे होता क्या है, एक तो लिखावट अच्छी होगी, एक स्पीड अच्छी बन जाएगी और साथ में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। नोट्स आपके परीक्षा में काम आएंगे, ताकि आपको कहीं इधर उधर मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर अगर बात करी जाए तो 6% में ये नोट्स बड़े काम के आते हैं। जब आप बड़ी परीक्षाओं के अंदर जाओगे तो आपको लिखना बहुत पड़ेगा, तो भैया ये स्पीड आपकी वहाँ पर काम आएगी। तो आज से, अभी से इस तरीके का पैटर्न अपनाओ, इस तरीके की आदत बनाओ जो भाई पढ़ेंगे तो लिख कर पढ़ेंगे। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी हमें याद नहीं होता, लिख कर याद करो, देखो कैसे याद नहीं होता। लिख कर पढ़ो, देखो कैसे याद नहीं होता। क्लियर हो गया? चलो जी, कर दें शुरू। चलिए भाई, हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर देते हैं और आज हम देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय, पाठ का सारांश, प्रश्न उत्तर और साथ में बहुवैकल्पिक प्रश्न। क्लियर है? क्लियर हो गया भाई? चलें जी, आगे बढ़ें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो जीवन परिचय लेते हैं कि भाई जिंदगी में जब भी आप कभी भी कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, आप कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, इसकी कवि का नाम क्या है, इसकी लेखिका का नाम क्या है, इसकी कवित्री का नाम क्या है। गद्यांश पढ़ोगे तो लेखक और लेखिका, और पद्यांश पढ़ोगे, पदखंड पढ़ोगे, काव्यांश की तरफ जब जाओगे तो कवि और कवित्री। क्लियर हो गया? तो लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो भाई हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चंद्रधर शर्मा, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई सन 1883 ईस्वी के दिन जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान के अंदर है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर है भाई। लेकिन इनका मूल निवास स्थान था कांगड़ा। अब ये कांगड़ा कहाँ है? कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हो गया? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ? जयपुर राजस्थान में, लेकिन इनका मूल निवास है जो वह है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का गुलेर नामक गांव। क्लियर है? और इसी गांव के नाम पर इनका नाम पड़ गया गुलेरी। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। ये प्रश्न आएगा कि बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था। क्लियर है? ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपने पंडित शिवराम पर टिक कर देना है। इनके पंडित शिवराम इनके पिता थे और इन्होंने बचपन से ही संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। स्टार्टिंग से ही संस्कृत में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक पास की। क्लियर हो गया? 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने के उपरांत सन 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने किया बीए। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं गुलेरी जी
सन 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एक एक चीज नोट करते जाइए, एक एक चीज लिखते जाइए। ये पेन किस लिए पकड़ा है आपने? भैया नोट्स बनाने के लिए। ये शॉर्ट नोट्स यहाँ पे निकले। पिता का नाम शिवराम जी लिख दिया। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? इसी तरीके से इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। ये छोटे छोटे नोट्स बनाइए, यही तो नोट्स बनाइए, यही तो नोट्स होते हैं। छोटे छोटे नोट्स आपको पता होंगे तो आप डिटेल में 2-2, 4-4, 6-6 लाइन ऐड करके आराम से एक डिटेल में जीवन परिचय तैयार कर सकते हो। इसलिए आपको नोट्स तैयार करवा रहे हैं। क्लियर हो गया भाई? इसके बाद इन्हें जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1916 की बात है। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। क्लियर है? अब यहाँ से आएगा कि ये संस्कृत के विभाग कब बनाए गए। तो 1916 में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। क्लियर है? किसके निमंत्रण पर, किसके आह्वान पर? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्लियर हो गया? चलो भी, साहित्य के इस पुरोधा का निधन 12 सितंबर 1922 के दिन हुआ। क्लियर है? मृत्यु का वर्ष याद रखना, ध्यान से समझना। देखो, मृत्यु का वर्ष, जन्म का वर्ष। क्लियर हो गया? ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? 100%, 100% किसी न किसी लेखक के बारे में, लेखिका के बारे में, कवि के बारे में, कवित्री के बारे में आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इस तरीके से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? चलो भाई आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करी जाए तो भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कहानियों की बात करें तो सुखमय जीवन जो कि 1911 में प्रकाशित हुई, बुद्ध का कांटा ये 1911 में, और उसने कहा था ये 1915 में। किसने कहा था? उसने कहा था। तो यही पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो निबंध की बात करें तो कछुआ धर्म, मारे से मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय आदि, ये इनके निबंध। और इसके अतिरिक्त प्राच्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर इन्होंने निबंध लेखन किया है। क्लियर है? चलो अंग्रेजी निबंध की बात करें, ए पोएम बॉय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनके अंग्रेजी निबंध हैं। इसी के साथ टिप्पणियों की बात करें तो अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन, ये इनकी टिप्पणियाँ। और संपादन की अगर बात करी जाए तो समालोचक काशी नागरी, प्रचारणी पत्रिका। इसके अतिरिक्त इन्होंने देश प्रेम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी लिखी हैं, जिससे व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति अपना जो है प्रेम उद्गत हो जाए। भाई जहाँ रहते हो, जिस कर्म भूमि में जन्म लिया, जो आपकी जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, उससे प्रेम करना तो बनता है, नहीं बनता है। अनेक लेख ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि भाई देश के प्रति जो समर्पण और सेवा का भाव है, इनकी कविताओं से साफ तौर पे झलक देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें जाए तो कम लिखकर बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करने में वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक हैं। कम लिखकर अधिक ख्याति प्राप्त करना। क्लियर? इन्होंने कम लिखा है लेकिन ये विश्वविख्यात हैं, सुप्रसिद्ध हैं, इसीलिए कहते हैं कम लिखकर भी अधिक ख्याति प्राप्त करी है इन्होंने। और वो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। क्लियर? इन्होंने अपनी अभिरुचि के
विभिन्न विषयों पर निबंध लिखा है, लेख लिखा है, टिप्पणियां लिखी हैं और हिंदी कहानी के विकास में इनका प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने यथार्थ के संतुलित संधान के साथ आधुनिक कथ्यों वाली महत्वपूर्ण कहानियां भी लिखी हैं और इनकी कहानियों की विषय वस्तु और कथ्य अधिक गंभीर और रोचक तथा समय से आगे की हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग जिसको बोलते हैं, क्लियर हो गया, बड़े ही गंभीर विषय पर लिखा करते थे, टॉपिक बड़े ही सॉलिड हुआ करते थे, क्लियर हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और समय से आगे यानी कि दूर दृष्टि जिसको बोलते हैं, आगामी सोच वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय के अंदर क्या हो रहा है, जो कहते नहीं कि कहते नहीं जब जो पहले वाला समय था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं हो रहा है। कहते नहीं प्रकृति ही परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। क्लियर हो गया। तो आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या होना हो सकता है, तो ये क्या है पहले से ही भांप जाते थे। क्लियर हो गया। तो इन्होंने लेख में उस चीज़ का भी जिक्र किया है कि भाई आगे की सोच जो है इनके लेखों में साफ तौर से झलकती थी। चलिए यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ हुआ कवि परिचय, लेखक का परिचय। ठीक है भाई, लेखक की जीवनी जरूर आएगी तो इसलिए हमने आपको लेखक का जीवन परिचय जरूर कराते। लेखक के जीवन परिचय में क्या क्या आता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा। लेखक के जीवन परिचय में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, कृतियाँ, साहित्य में योगदान। क्लियर हो गया। ये सब जीवन परिचय के अंदर आता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं किस पर, पाठ के सारांश पर। पाठ के सारांश पर चलते हैं और इस कहानी के अंदर बहुत ही मार्मिक तरीके से एक प्रेम प्रसंग, एक ऐसा प्रेम प्रसंग, कहते नहीं है कि प्रेम किसी को पाना ही प्रेम नहीं होता है ना, आत्मा से किया गया प्रेम, वो प्रेम अपनी माँ से हो सकता है, अपनी प्रेमिका से हो सकता है, अपने पिता से हो सकता है, अपनी बेटी से हो सकता है, अपने बेटे से होता है। तो प्रेम की परिभाषा है जिसको लोग गलत अर्थों में ले जाते हैं। प्रेम पाना ही नहीं है, प्रेम त्याग की भावना भी सिखलाता है। प्रेम में त्यागना ही सबसे बड़ी इसका जो मूल तत्व है, त्याग की, समर्पण की भाव पैदा करना ही प्रेम कहलाता है। क्लियर है, बात समझ में आए तो एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से एक अबोध बच्चे के मन में एक लड़की के प्रति एक प्रेम जागृत होता है और वो परिणय सूत्र में नहीं बंध पाता है और उसकी शादी कहीं और हो जाती है, सेना में भर्ती हो जाता है। उसके बाद एक जीवन के एक ऐसे मुकाम पर वो मिलते हैं और कहते हैं उसने कहा था। इसी कहानी की जो पंक्ति है, किसने कहा था, उसने कहा था, क्या कहा था, ये सारा का सारा वृत्तांत हम आज इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। चलो, तो कहानी का प्रारंभ कहाँ से होता है, अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका, अमृतसर का एक चौक बाजार और एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से इसकी शुरुआत होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लियर है, एक 8 साल की लड़की है और एक 12 साल का लड़का है। क्लियर हो गया। वहां से वार्तालाप शुरू होता है और दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। आपने देखा होगा जब छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे कहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं। ऐसे ही उनकी छुट्टियां पड़ी होंगी और वो दोनों अपने अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए आए होंगे। क्लियर हो गया। अपने मामा के यहाँ आए हुए थे और भाई बालिका वो बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। वही अमृतसर नगर के चौक के बाजार की बात है। उसी बाजार के अंदर ये बालक और बालिका सामान खरीदने आते हैं कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है। बालक क्या करता है, बालक मुस्कुरा के पूछता है बालिका से, क्या पूछता है, क्या तेरी कुड़माई, कुड़माई कहते हैं सगाई, कुड़माई किसको कहते हैं, ध्यान से समझना, कुड़माई बोलते हैं सगाई को। क्लियर है। क्या तेरी
सगाई हो गई, अब आप इसको ऐसे समझो हिंदी में, कुड़माई नहीं समझ में आ रहा, सगाई, क्या तेरी सगाई हो गई? अचानक बच्चा पूछता है उस लड़की से, क्या तेरी सगाई हो गई, कुड़माई हो गई? इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर कहती है, धत। होता नहीं होता है, आप कोई बात बोलो कहते हैं धत, कहते नहीं कहते हैं, तो बालिका कहती है धत, आंखें चढ़ा के कहती है धत, और कह के दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। और ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते और कहीं प्रश्न और वही उत्तर। क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी सगाई हो गई? और लड़की फिर बोलती धत, और ये कह के चली जाती। अचानक कहीं ना कहीं कभी किसी दुकान पे मिल जाते, कभी कहीं मिल जाते, आमना सामना हो जाता और लड़का यही बोलता कि तेरी कुड़माई हो गई। क्लियर है? यहां से ध्यान में रखना, कुड़माई, क्या तेरी कुड़माई यानी कि तेरी सगाई हो गई, और लड़की कहती है धत, वही प्रश्न और वही बार बार वही उत्तर। क्लियर है? और एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछ लिया और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया। जो बार बार कहती थी ना धत, इस बार लड़की ने क्या किया, हां हो गई। इस तरीके एक टोन होती है ना भाई, हां हो गई, है ना। अब जब उसने, अब उसको जवाब जो था उसके प्रत्युत्तर मिला, यानी कि उसकी संभावना के विरुद्ध। क्लियर हो गया? अब इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है ना। ये सिलसिला कई दिन चलता है। वो कहता है तेरी सगाई हो गई, वो कहती है धत, फिर बोलता है तेरी सगाई हो गई, वो कहती है धत। एक दिन वो पूछती थी हां हो गई। अब हो गई तो लड़का सकपका सा गया। क्लियर है? एकदम से चौंक गया, अच्छा सगाई हो गई, और पूछता है कब, भाई कब? अब जिसके प्रत्युत्तर में लड़की कहती है कल, अब झूठ बोल देती है, कहते कल हो गई कल, है ना। अब देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, रेशम से कड़ा हुआ सालू दिखाती है और ये कह के भाग जाती है। क्लियर है? अब लड़का जो है वो दिमाग में थोड़ा सा उसके बड़ा एकदम से कहते हैं ना खींच प्रकट करता है, एकदम से गुस्सा हो जाता है, एकदम से, है ना, उसको जो है पता नहीं क्या हो जाता है। ये प्रेम होता है अंदर सा, वो मन ही मन उस लड़की को क्या प्रेम करता है। क्लियर हो गया? अब प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है। क्लियर? प्रेम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो वो मन ही मन उस लड़की को चाहता है, इसीलिए वो बार बार ये पूछता है कि तेरी सगाई हो गई। यानी कि कहीं न कहीं उसके मन में ये था कि भाई इससे विवाह की बात की जाए या आगे चल के जो है मतलब शादी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसीलिए बार बार उससे पूछता था। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात हो गया हो, यानी कि भाई पहाड़ टूट पड़ा हो लड़के के ऊपर, और वो किसी को नाली में धकेलता है, किसी को छावड़ी वाले की छावड़ी गिरा देता है, और किसी कुत्ते को पत्थर मांग रहा। कहते नहीं जा रहे हैं, बड़ा गुस्से में जा रहा है, किसी को धकेल दिया, धक्का मार दिया, नाली में गिर गया वो, है ना, और कुछ उठाया कुत्ते को ही मार दिया, कुछ नहीं सोचा तो कुत्ते को ही मारता वो चला गया। कि तो ये क्या है, अंदर के जो भाव पर, अब गुस्से में वो उसके सामने जो भी आ रहा है, अब वो गुस्से के मारे, क्यों? क्योंकि उधर से प्रतिक्रिया मिल गई, भैया उसकी सगाई हो गई है। क्लियर है? मन ही मन उससे प्रेम कर रहा था। क्लियर है? जब उसने बोला कि हाँ हो गई, वो क्या है, गुस्सा हो गया, एकदम से उसके मन में जो आ रहा है, जो भी रास्ते में आ रहा है उसको हटाता हुआ जा रहा है, और वो चले जा रहा है। किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है। क्लियर है? किसी सब्जी वाले के ठेला आ गया, अब ठेले में क्या है, एकदम से दूध उड़ेल दिया उसने, दूध उड़ेल दिया। वो क्या कर रहा है, वो अपने गुस्से को प्रकट करते हुए जा रहा है। वो अपने गुस्से को क्या कर रहा है, वो गुस्से को प्रकट करते हुए जा रहा है, और किसी के सामने आती हुई वैष्णवी से टक्कर मार देता है, और किसी की गाली भी खा लेता है। अब किसी को परेशान करेगा, किसी को कोई तकलीफ देगा तो क्या होगा, उधर से प्रतिक्रिया आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। तो भैया गाली भी खा रहा है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। ये कहानी का पहला भाग, यहां पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गई? एक लड़के और लड़की, एक बचपन का, एक अंदर से एक लड़के का एक लड़की के प्रति आकर्षण कह लो या जो भी कह लो।
क्लियर है? ये निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट वाला प्रेम था, जो कि बचपन का प्रेम, प्यार बोल सकते हो आप जिसको। क्लियर है? कहानी का पहला पार्ट का यहाँ पर दी एंड हुआ। अब इस बालक का नाम था लहना सिंह। वो जो 12 साल का बालक था उसका नाम यहाँ पर लहना सिंह है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, लहना सिंह नाम का जो बालक था, और यही बालिका बाद में सूबेदारनी, वो जो बालिका थी 9 साल की, है ना, वो बाद में सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है आगे चल के। वो बचपन का पार्ट था, वहीं पर एंड हो जाता है, दी एंड हो जाता है। अब जो सूबेदारनी के रूप में हमारे सामने आती है, और इस घटना के 25 वर्ष बाद वो कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। क्लियर है? पिक्चर की स्टार्टिंग हुई, है ना। अब आगे चलकर धीरे धीरे दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में 25 साल के बाद वो लड़का और लड़की दोबारा से मिलते हैं। वो लड़का जो होता है वो बड़ा हो चुका होता है, लहना सिंह उसका नाम होता है, और वो जो लड़की होती है 9 साल की, वो सूबेदारनी के रूप में, है ना, पहले पर्दे पर एंट्री करती है। क्लियर हो गया? दूसरा भाग स्टार्ट होता है। लहना सिंह युवा हो गया था और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया था, सेना में भर्ती हो चुका था, यानी कि एक सैनिक के रूप में लहना सिंह ने अपने जीवन की शुरुआत कर दी थी। और अब वो नंबर 77 राइफल्स में क्या था, जमादार था। क्लियर हो गया? एक बार वो 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया। वहीं उसे अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है। क्लियर है? होता नहीं है कि जब फौज में कोई भर्ती होता है तो फौजियों को क्या है, 1-1 महीने की, 1-1 हफ्ते की, 10-10 दिन की क्या है, छुट्टी मिलती है। यानी कि जो उसके काम होंगे पेंडिंग वगैरह, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर वो लोग आराम से निपटा सकते हैं। तो हर सैनिक छुट्टी पे अपने घर आता है, अपने पिंड आता है कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो अपने रेजिमेंट के अफसर की उसको छुट्टी मिलती है कि भाई फौज को लाम, यानी कि युद्ध पर जाना है, युद्ध पे जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है। अब दूसरा एक सूबेदार था हजारा सिंह, उसको भी चिट्ठी मिलती है। क्लियर है? अब कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह, यानी कि जो हजारा सिंह है इसका बेटा है यहाँ पर बोधा सिंह। करेक्टर याद रखना, करेक्टर याद रखना। बोधा सिंह दोनों को लाम, यानी कि युद्ध पर जाना है, अतः साथ ही चलेंगे। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे छुट्टी मनाने आए हुए थे। उनको मिला कि भाई पुदन फटाफट युद्ध छिड़ गया है, फटाफट आपको आपकी छुट्टियां रद्द करी जाती हैं, वापस आपको युद्ध के लिए आना है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने सोचा कि भाई साथ ही साथ चलेंगे। क्लियर? अब सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। क्लियर है? सूबेदार का गांव वहां पर रास्ते में पड़ता था, और वो लहना सिंह को चाहता भी बहुत था, लहना सिंह को बड़ा लाइक करता था, बड़ा पसंद करता था। क्लियर? अब लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। लहना सिंह, ये क्या है, ये कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है। अब लहना सिंह जो होता है वो सूबेदार के घर पहुंच जाता है कि भाई सारे इकट्ठे होके एक साथ ही चलेंगे। क्लियर हो गया? जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी रहा ही नहीं। क्लियर आ गया? भाई सेना के कभी क्वार्टर में रहा ही नहीं, वो तो अपने पिंड में रहता था। क्लियर? अब सेना के क्वार्टर में वो कभी नहीं रहा, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदार ने उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है। क्लियर है? भाई जैसे ही वो एंटर करता है क्वार्टर के अंदर, तो वहां पर जो महिला होती है, वो जो अंदर सूबेदारनी होती है, सूबेदार की यानी कि वाइफ, सूबेदारनी हुई। अब सूबेदारनी बोलती है कुड़माई हो गई। अब जैसे ही उसके कानों में वो शब्द सुनते हैं, उसको रिकॉल हो जाता है, तुरंत 25 साल पहले का वाकया याद हो जाता है कि जब वो एक लड़की को बोला करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई, है ना। तुरंत उसको सारी की सारी चीजें याद आ जाती हैं। उसके अंदर का जो प्रेम होता है एकदम से उमड़ पड़ता है और उसको अपने पुरानी बात याद आ जाती है, तेरी कुड़माई हो गई। क्लियर है? और वाला वाक्य दोहरा के 25 वर्ष पहले घटना का स्मरण
याद दिलाती है और वह कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उस वक्त है ना, घोड़े की लातों से उस सूबेदारनी को, उस लड़की को बचाया था जो अब जाके वो सूबेदारनी के रूप में यहां पर दिखाई जाती है। उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। तो वो लड़की कहती है कि जिस तरह से तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, उसी तरह से अपने पति और एकमात्र पुत्र की भी वो रक्षा करे। ऐसा वचन लेती है उससे कि मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा करना। क्लियर है? वह उसके आगे अपना आंचल पसार देती है, भिक्षा मांगती है। क्लियर है? और जब कोई आंचल पसार देता है ना, क्लियर, तो अंदर का जो प्रेम है, अंदर वो सारी की सारी चीज़ें उसको याद आ रही हैं। उसका प्रेम जो था उस लड़की के प्रति, वो सारा का सारा उसको सब कुछ याद आ जाता है ना, कि भाई मिले भी तो किस रूप में मिले। क्लियर? उसकी शादी हो गई है, उसका बच्चा भी हो गई है, और वही लड़की उसके आगे आंचल पसार कर अपने पति और अपने पुत्र की क्या रक्षा की भीख मांग रही है। अपने पुत्र और पति की रक्षा की भीख मांग रही है कि भाई मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। क्लियर हो गया? भिक्षा मांग रही है, और ये बात कहना लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, उसके दिल में लग जाती है ना। उसकी जो आंचल पसार के जब वो बोलती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना, क्लियर, तो वो वचन देता है उसे। ये बात जो है उसके दिल में छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई। युद्ध भूमि में उसने अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं की, लेकिन उसने सूबेदारनी के लड़के बोधा सिंह की जान बचाई। पर इस कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया, खुद घायल हो गया, लेकिन उसने वचन का पालन किया। इसको कहते हैं प्रेम। इसीलिए बोला जाता है प्रेम पाना ही सब कुछ नहीं होता है, प्रेम में त्यागना भी पड़ता है। प्रेम में समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? इसके बाद उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बिठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी, होरों को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सकुशल उसको गाड़ी में बिठाता है कि जाओ सूबेदार जी, सूबेदार और सूबेदार का बेटा, और सूबेदारनी से कहना कि आते टाइम जो उन्होंने मुझसे कहा था मैंने अपना वादा पूरा किया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था, कि गाड़ी चल दी। अब सूबेदार पूछने ही वाला था कि भाई उसने कहा क्या था सूबेदारनी ने, जो पूरा हो गया, वचन पूरा हो गया, इतने में गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तर था। खून अधिक मात्रा में, रक्त जो था काफी मात्रा में बह चुका था। मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गईं, और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला वह था, उसने कहा था। गाड़ी चल दी, जैसी पट्टी खुली और एकदम से मरणासन्न अवस्था में हो गया, और उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, उसने कहा था। क्लियर है? ये बात सिर्फ सूबेदारनी को पता थी और उस घायल सिपाही को पता थी। क्लियर है? क्लियर हो गया? घायल सिपाही लहना सिंह को पता थी और सूबेदारनी के बीच की बात थी। उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। क्लियर हो गया? चलो भाई, इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम
उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके पति और पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि वह उसने कहा था। क्लियर है? इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं त्याग, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं भाव। क्लियर है? प्रेम में किसी को पाना ही सब कुछ प्रेम की भाषा नहीं होती है भाई। प्रेम में वचन से बंधा होता है, प्रेम में समर्पण होता है, त्याग होता है, भाव होते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? राधा और कृष्ण का प्रेम जग जाहिर है, सबको पता है, लेकिन राधा और कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए। तो क्या इसे प्रेम ना समझा जाए? आज इसकी क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल देते हैं, कृष्ण और प्रेम का एग्जाम्पल देते हैं। तो प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है। क्लियर है? और उसी प्रेम के भावों को, प्रेम के वश में अपने कर्तव्यों से बंधे हुए लहना सिंह ने अपना वचन निभाया और अपने प्रेम को चरितार्थ किया। यानी कि उसने कहा था, किसने कहा था? उसकी प्रेमिका ने कहा था, उसकी प्रेमिका ने कहा था, तो अपनी जान पर खेल कर उसने उसके पति और उसके बेटे की जान बचाई, उसने कहा था। क्लियर हो गया? तो ये पाठ का सारांश है। बहुत ही दिल को छू लेने वाली एक कहानी है, जो एक बचपन की शुरुआत, बचपन से शुरू होती है और जीवन के अंतिम दौर तक, जब कहते नहीं कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है, जब उसको लगता है कि अब मेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उसको अपने सारी बातें, सारी चीज़ें याद आती हैं। अच्छे कर्म याद आते हैं कि उसके किस तरीके से उसने लोगों को सताया, डराया, धमकाया। उसको अपने अच्छे कर्म भी याद आते हैं, किस तरह से उसने अपनी लोगों की सेवाएं की, किस तरीके से मतलब उसके सारे के सारे चीज़ें जो होती हैं रिकॉल हो जाती हैं, जब से लेके जवानी से, बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक का सारा वृत्तांत, जीवन यात्रा जो है वो एक पल में उसको याद कर लेता है। अच्छे पल और बुरे पल सब उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं जब उसका अंतिम समय आ जाता है तब। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है लहना सिंह का देहांत हो जाता है और मरते मरते वो अपना वचन याद रखता है और अपने मरने के बाद भी जो है अपने वचन नहीं छोड़ता, वचन नहीं तोड़ता। चलो, तो ये कहानी का सारांश था। इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता चला कि अगर किसी को एक बार वचन दे दिया जाए, कहते नहीं है जवान अगर आपने दे दी तो मरते दम तक उस जवान का पालन करना चाहिए। चलिए प्रश्न और उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बना कि भाई उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। क्लियर है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है और इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं। क्लियर हो गया? चलो अगला क्या है, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करनी है। क्लियर है? तो कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौड़। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं, इनको आप याद रखना। पहला है लहना सिंह। ये लहना सिंह नायक है, कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह, इसको याद रखो, इसको नहीं भूलना। दूसरा है सूबेदारनी, वही 9 साल की लड़की जिसको बार बार लहना सिंह छेड़ता था कि भाई तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई, तेरी सगाई हो गई, और वह कहती थी धत धत धत, और एक दिन गुस्से में आके बोलती थी हाँ हो गई, कल ही होगी। ठीक है? तो वो 25 साल के बाद सूबेदारनी के रूप में जब मिलती है, तो सूबेदारनी एक मेन कैरेक्टर है। सूबेदार हजारा सिंह से उस लड़की का विवाह होता है। तो सूबेदार से विवाह हुआ तो वो सूबेदारनी बन गई। क्लियर? सूबेदार का लड़का यानी सूबेदारनी का एक लड़का है जिसका नाम है बोधा सिंह। क्या नाम है? बोधा सिंह। ये सूबेदार का बेटा है, सूबेदारनी का बेटा है। क्लियर है? यहाँ पर अतर सिंह का जिक्र किया गया है, लड़की का मामा है। क्लियर? महासिंह ये एक सिपाही है,
वजीर सिंह ये भी एक सिपाही है, और लप्टन साहब। क्लियर है? तो ये कहानी के पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, इनको आप याद रख लीजिएगा। चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह के का जो परिचय अगर आपको बोला जाए कि भाई लहना सिंह किस तरीके का व्यक्ति था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसका जीवन परिचय अगर बात करी जाए, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, आप किस तरीके से दोगे? तो लहना सिंह कैसा कैरेक्टर था, कैसे व्यक्तित्व था? तो आपने उत्तर में क्या लिखना है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था, बहादुर सिपाही था, और वो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। क्लियर है? ये जो कहानी है इसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह। क्लियर है? जो कि सेना में भर्ती हो जाता है। तो ये एक वीर सिपाही है तथा कहानी का नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, यानी कि इसके लेखक ने इसके कैरेक्टर को एक सही, जिसको बोलते हैं, इसके साथ एक न्याय किया है। क्लियर? अच्छी तरीके से उभारा है, और कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। क्या है इसकी स्पेशलिटी लहना सिंह की? भाई इसका जो कैरेक्टर है, कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास ही घटता है। क्लियर है? कहानी की, कहते नहीं, जब हम किसी मूवी को देखने जाते हैं, अब मान के चलो कि किसी अक्षय कुमार की मूवी आप देख रहे हो या शाहरुख खान की आप मूवी देख रहे हो, है ना, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। तो जो कैरेक्टर होता है, यानी कि जो हीरो होता है, कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, उसी के इर्द गिर्द ताना बना बुनाया जाता है। तो इसी तरीके से लहना सिंह जो है वो कहानी का क्या है, मुख्य कैरेक्टर, यानी कि फिल्म का हीरो है, और कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी आपको। क्लियर है? और जिससे स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है, यानी कि हीरो है। लहना सिंह सही मायने में एक सच्चा प्रेमी है। क्लियर है? इसकी विशेषता अगर बतानी है तो एक सच्चा प्रेमी है लहना सिंह। भाई लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। क्लियर हो गया? बचपन में वो एक लड़की को देखता है, और उस अपने मन में उसके प्रति जो है भाव प्रकट होते हैं। अनजान लड़की के प्रति अनजान भावना ने जो जन्म लिया, वो कहीं ना कहीं प्रेम था। क्लियर? यद्यपि उसे अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। क्लियर? इसकी प्रेम कहानी एंड तक नहीं पहुंची, यानी कि सुखद इसका एंड नहीं हुआ, है ना, हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन उसने फिर भी ये सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। क्लियर? अगला है बहादुर तथा निडर। दूसरी विशेषता क्या है लहना सिंह की? दूसरी विशेषता ये है कि भाई लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, और तभी तो वो बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। क्लियर है? सिपाही का परम कर्तव्य क्या होता है? सिपाही का परम कर्तव्य होता है कि भाई दुश्मन से डटकर सामना करे, निडरता के सामना करे। वही लड़ते लड़ते अगर वीर गति को भी प्राप्त हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं। क्लियर है? तो ये सारी क्वालिटी लहना सिंह के अंदर थी। बहादुर था, निडर था, और बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था कि युद्ध होगा तो मैं बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करूंगा और दुश्मन का डटकर मुकाबला करूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए। और अंत में ऐसा हुआ। चलो, चतुर, ये एक विशेषता है। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी था, और इसीलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया, और उसने चतुराई से उसका भंडा फोड़ दिया था। तो ये चतुराई साफ तौर पे झलकती है कि भाई लहना सिंह जो था काफी समझदार भी था, चतुर भी था। अगला जो पॉइंट है वो है सहानुभूति तथा दयालुपन। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी क्वालिटी है। तो लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, और इसीलिए वो भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। इससे क्या पता चलता है?
वो एक अच्छा इंसान है, दिल से भी अच्छा है, लोगों के प्रति उसके हृदय में सहानुभूति है, दयालु है। इससे पता चलता है कि वो भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। वो इसकी परवाह नहीं करता कि भाई उसके पास क्या रहे। चलो अगला है वचन पालन, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो बोधा सिंह जो था वो था इसने बहुत बहादुरी के साथ लहना सिंह ने अपने वचन का पालन किया था। तो भाई सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी। अपना आंचल पसार दिया था, अपना आंचल प्रसार दिया था लहना सिंह के आगे कि युद्ध में मेरे पति और मेरे इकलौते बेटे की रक्षा करना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम जो उसने बचपन से, जो प्रेम उसके मन में उबड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं उसने अपने दिल के किसी कोने में सहेज के रखा था, संभाल के रखा था, वो भावना। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आजकल की तरह नहीं है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर जाऊंगा, मैं वो कर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, कट जाऊंगा, है ना। प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम निष्कपट होता है। क्लियर, प्रेम में छल नहीं होता, प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। क्लियर हो गया। तो अपनी प्राणों की आहुति देकर उसने सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा की। इससे पता चलता है कि वचन का पालन करने वाला था। चलो आगे, कल देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। कब हुई शादी, कब हुई सगाई? कल ही तो हुई। देखते नहीं ये रेशम का कड़ा हुआ सालू। क्लियर, ये सुनते हुए लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। कल देखते नहीं ये रेशम की कड़ा हुआ सालू, रेशम से कड़ा हुआ सालू। वो सुनते ही लहना को गुस्सा आ गया, बड़ी जोर से गुस्सा आ गया। क्लियर, और साथ ही वो अपनी सुध बुध खो बैठा। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को उसने नाली में धक्का दे दिया, नाली में गिर गया वो। एक खोमचे वाले के खोमचे भी खेड़ दिए उसने, धक्का दे दिया उसको। और एक कुत्ते को उसने पत्थर मार दिया, बड़े गुस्से में था। और एक सब्जी वाले को रेडी पर उसने दूध उड़ेल दिया, उसका नुकसान कर दिया। अरे भाई, गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। कुत्ते पे निकल गया, खोमचे वाले पे निकल गया, एक लड़के पे निकल गया। क्लियर हो गया। एक वैष्णवी यानी पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया और जिसने उसे अंधा कह दिया, यहां तक गाली तक दे दी। अबे अंधा है क्या? क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। और तब जाके वो अपने घर पहुंचा। इतने सारी चीजें करने के बाद तब जाके घर पहुंचा, इतना गुस्से में था। क्लियर हो गया, यहां तक समझ रहे हो। अब जो कोई भी व्यक्ति जब गुस्से में होता है तो जाहिर सी बात है अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालेगा। अब जब कहीं ना कहीं निकालेगा तो जाहिर सी बात है क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी होगी। क्लियर है, बात समझे। तो कुछ नहीं तो कुत्ते पे निकाल दिया, कुछ नहीं तो दूध भी खेड़ दिया, कुछ नहीं तो रेडी खोमचे पे वाले पे गुस्सा निकाल दिया। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? जाड़ा क्या है? मौत है। जाड़ा क्या है? मौत है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। युद्ध जहां हो रहा है, युद्ध जहां छिड़ा हुआ है, वहां भैया अत्यधिक ठंड पड़ रही है। सर्दी का मौसम है, कपकपाने वाली ठंड है, और जिस कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। और वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था?
तो लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। वो क्या कहता था कि भैया जर्मनी वाले बड़े प्रकांड पंडित हैं, है ना, सारा भेद हमारे वेद पुराण पढ़ पढ़ के उन्होंने तो विमान चलाना सीख लिया। क्लियर है भाई, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी में बनियों को बहकाता था कि भैया डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। अपना धन दौलत रुपया पैसा जितना भी है भाई डाक खाने में, पहले बैंक कम डाक खाने ज़्यादा चलते थे, डाक खाने में पैसे लोग जमा किया करते थे, तो कहते थे पैसा निकाल लो। तो तुर्की मौलवी कह रहा है कि भैया पैसा निकाल लो, सरकारी राज आने वाला है, तुम्हारा रुपया पैसा सरकार सब खा जाएगी, तुम्हारी धन संपदा जमा पूंजी सरकार उस पर डाका डाल जाएगी, तो भैया निकाल लो जो निकाल सको। बरगला रहा था वो, है ना, झूठ प्रचार कर रहा था वो, लोगों को गुमराह कर रहा था। चलो भाई, अब लहना सिंह का दायित्वबोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है और इस कथन की यहाँ पर पुष्टि करनी है। लहना सिंह एक बहुगुण संपन्न व्यक्तित्व का स्वामी है। उसके चरित्र में विद्यमान गुण समस्त कहानी में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि पूरी कैरेक्टर के अंदर उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, है ना। अब एक व्यक्ति अगर अच्छी प्रवृत्ति का है तो उसकी अच्छाइयाँ इतनी होती हैं कि भाई गिनना भी कम पड़ जाता है। अगर आप उसे गिनोगे तो पूरा काउंट नहीं कर पाओगे। तो कुछ उसी तरह से लहना सिंह था, सर्वगुण संपन्न था। क्लियर हो गया। अब इसका दायित्वबोध और बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। वो बचपन में एक लड़की से मिला और उससे हृदयगत प्रेम कर बैठा, यानी कि बचपन में एक लड़की से मिलता है, मामा के जब घर जाता है ना, वो भी मामा के घर आई होती है ना, अबोध बालक होते हैं। एक लड़की 9 साल की है, खुद होता है लहना सिंह 12 साल का। तो 12 साल 9-10 साल में कहाँ इतनी समझ होती है, लेकिन बचपन का प्यार, तो कहीं ना कहीं लड़की के प्रति उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रेम ही तो था। सहृदय प्रेम कर बैठता है और यद्यपि वह न तो अपना प्रेम प्रकट कर सका और न ही उस लड़की को पा सका, यानी कि ना ही उसने उस लड़की से कभी ये कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। क्लियर है। और ना ही उसका प्रेम पूरा हुआ, ना ही वो परिणय सूत्र में कभी बंध पाया, यानी कि उसका प्यार अधूरा रह गया। क्लियर हो गया। फिर भी जब कई वर्षों के बाद वो उसी लड़की से सूबेदारनी के रूप में मिला, यानी कि वो लड़की एक सूबेदार की पत्नी ब्याहता बन चुकी होती है, सूबेदारनी के रूप में जब उससे मिलता है 25 साल के बाद, तो भाई उसकी एक प्रार्थना के बदले में अपने प्राण तक त्याग दिए। ये होता है प्रेम, इसको बोलते हैं प्रेम, निष्कपट निश्छल। क्लियर है। इसको बोलते हैं त्याग। तो प्राण उसने त्याग दिया और पति और उसके पुत्र की जो है लहना सिंह रक्षा करता है। यह उसका दायित्व बोध ही तो था। इसने क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिया, यानी कि एक लड़की ने आंचल पसार कर मुझसे कुछ मांगा है। और कौन लड़की है? ये वही लड़की है, ये वही लड़की है जिसे मैंने बचपन में मैं प्यार किया। क्लियर है। लेकिन इससे कभी कह नहीं सका। क्लियर। तो क्या इसे दायित्व की तरह लिया, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। दायित्व बोध ही तो था जिसे उसने मारकर ही पूरा किया, मरकर ही पूरा किया। और भाई वहीं जब नकली लेफ्टिनेंट साहब धोखे से कुछ सिपाहियों को दूसरी जगह भेज देता है, तो लहना सिंह अपनी बुद्धि के बल पर उसकी असलियत भांप लेता है और फिर उसे सबक भी सिखाता है। ये उसकी बुद्धिमत्ता यानी कि चतुराई का कमाल है। क्लियर हो गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसंग और अभिप्राय बताना है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं और समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। अब उत्तर में किस तरीके से लिखेंगे? यह प्रसंग उस समय का है जब लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल लेके जाया जाता है। उसी अंतः स्थिति में लहना सिंह वजीरा से पानी मांगता है और लहना अतीत की यादों में खो जाता है, क्योंकि लहना सिंह का अंत निश्चित आ चुका था, क्योंकि खून
जो है वो ज़्यादा मात्रा में उसके शरीर से निकल गया था, उसकी मृत्यु निश्चित थी। और मृत्यु जब पास होती है इंसान को तो उसके सारे अच्छे कर्म, सारे बुरे कर्म, बचपन से लेके अब तक का जो भी उसका समय होता है वो सब उसकी आंखों के सामने आ जाता है। तो कुछ लहना सिंह भी अपनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादों को अपनी आंखों के सामने पाता है कि शुरुआत से लेके और अधूरी प्रेम कहानी से लेके और एक सेना के सिपाही के रूप में जो भी अच्छी अच्छी घटनाएं होती हैं उसके सामने वो सब याद करता है, अच्छी और बुरी। क्लियर है? अपनी यादों में खो जाता है। और इन पंक्तियों का अभिप्राय है कि मृत्यु के पहले व्यक्ति के मानस को की स्मृति में जीवन भर की भोगी हुई घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं, और जिसमें किसान का जीवन यथार्थ, लहना सिंह का सपना, गांव भर की याद, सूबेदारनी का वचन इत्यादि शामिल है। मृत्यु शाश्वत सत्य है, मृत्यु हर एक व्यक्ति को वर्ण करती है। कहा भी गया है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। क्लियर है? आज मेरी कल तेरी बारी है। तो यानी कि ये एक कटु सत्य है कि संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार छोड़कर जाना पड़ेगा। जीवन और मरण यही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। चलो, जीवन के अंतिम क्षण में मानस पटल के साफ धवल आईने पर स्मृतियों की रेखाएं पूर्वानुभावों से सिक्त होकर एक बार फिर सजीव और स्पंदित हो जाती हैं और याददाश्त की कई परतें अपने आप खुलने लगती हैं। मृत्यु एक ऐसा पड़ाव है जहां अतीत का मोह और आगे जाने की चाह दोनों में समाहार के द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। क्लियर है? जब मृत्यु सैया पर इंसान होता है तो भैया मोह और आगे जाने की चाह दोनों के समाहार में द्वंद्व स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब मौत आती है तो कहते हैं मेरे घर का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा। बताइए, ये क्या है? ये मोह माया ही तो है। लेकिन इस मोह माया से परे यात्रा आपका इंतजार कर रही है, आगे जाना है आपको। तो ये क्या है? द्वंद्व छिड़ा हुआ है, द्वंद्व छिड़ा हुआ है। एक कारण है कि जब लहना सिंह घायल होता है, मृत्यु सैया पर पड़ा रहता है, तो मोहवश पुरानी स्मृतियां यानी उसका इतिहास अपने आगोश में उसे पुनः बांध लेता है। क्लियर हो गया? और उसी अतीत की सुखद क्षणों में पुनः जी लेने के लिए उसे उत्तेजित करती हैं। हर आदमी अकेला है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस सच्चाई को बहुत समय तक जुटलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि मानव मस्तिष्क के ऊपर संदर्भ में कोहरा छाया रहता है, लेकिन जब यह सच्चाई अपने यथार्थ में सच्चाई को एक बारगी प्रकट कर देने को तैयार हो जाती है और मौत बिल्कुल स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, तो मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती हैं, सारे उद्देश्यों के रंग साफ होते हैं, समय धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है जब मृत्यु का समय नजदीक आता है, निकट आता है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब कुछ कर लेते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों की बारी। यहां तक समझ में आया? तो भाई इस कहानी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है? एक व्यक्ति के प्रेम के विषय में, एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ है, निष्कपट है, निश्चल है। क्लियर है? और उसने उस अधूरे प्रेम कहानी को क्या किया? उम्र के अंतिम पड़ाव तक उसने एक वचन के रूप में, एक बंधन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। क्लियर है? और एक अच्छे इंसान के तौर पे अपने आप को यहाँ पर एक नायक, सही मायनों में एक नायक के तौर पे प्रकट किया। चलो, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था, या फिर त्रिच? जाहिर सी बात है, आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा क्या गा, यानी कि उसने कहा था। चलो, अगला क्या है? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? बताओ। 7 जुलाई 1883 को, 10 मार्च 1980 को, 11 जनवरी 1805 या 15 फरवरी 1875। तो सही जवाब क्या होगा? तो भाई सही जवाब होगा का 7 जुलाई 1883 को भाई इनका हुआ था जन्म। चलिए, अगला है चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? व्यापार, खेतीबाड़ी, अध्यापन या फिर सदुक्कड़ी? बताइए, A, B, C या फिर D?
आ है, बा है, सा है या फिर डा है। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही विकल्प है। आइए सही विकल्प देखते हैं। तो गा एक सही विकल्प है, यानी कि अध्यापन। सी इज द राइट आंसर। अगला है, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? गंगा, माधुरी, समन्वय या फिर समालोचक। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आ, बा, सा या फिर दा। गंगा, माधुरी, समन्वय या समालोचक। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए समय समाप्त होता है। घा इज द राइट आंसर, समालोचक। घा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलो जी, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारा इस पाठ अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।